हेलो, मैं सुधाकर कुमार। गुप्त साम्राज्य। गुप्त शासक कुषाणों के सामंत थे। कुषाणों की स्थिति कमजोर होते ही इन शासकों ने गुप्त साम्राज्य की स्थापना कर डाला। गुप्त साम्राज्य के बारे में जानकारियां हमें पुरातात्विक स्रोतों से मिलते हैं, जैसे अभिलेख, सिक्का, भवन एवं मंदिर, चित्रकला आदि के माध्यम से। वहीं साहित्यिक स्रोत के रूप में जैन एवं बौद्ध ग्रंथें, बृहत कथा मंजरी, कथा सहित सागर, वायु पुराण, मनुस्मृति से मिलते हैं। वहीं विदेशी यात्रियों की बात करें तो फाहियान के फोक युग की एवं ह्वेनसांग के सी युग की से गुप्त साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। गुप्त काल के शासक। प्रथम शासक श्री गुप्त थे। यह गुप्त साम्राज्य के संस्थापक थे। इन्होंने मध्य भारत के सीमित क्षेत्रों पर शासन किया। इसके उत्तराधिकारी घटोत्कच बने। दोस्तों, घटोत्कच ने साम्राज्य विस्तार पर ध्यान नहीं दिया। घटोत्कच के उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त प्रथम बने। चंद्रगुप्त प्रथम को पहला वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया और ये अपना साम्राज्य विस्तार उत्तर भारत तक किए थे। कुमार देवी से इन्होंने विवाह किया और इन्होंने कुमार देवी नाम के सिक्का भी चलवाए। दोस्तों, इनके काल में चांदी के सिक्के चलाए गए थे, जिसे रुपया कहा गया, और यह गुप्त साम्राज्य में सबसे प्रचलित मुद्रा बन गई। चंद्रगुप्त प्रथम ने एक नया संवत चलवाया, जिसे गुप्त संवत कहा गया, और यह संवत 319 एडी में चलवाया गया था। समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम के उत्तराधिकारी बने। चंद्रगुप्त प्रथम और कुमार देवी के पुत्र समुद्रगुप्त थे। चूंकि दोस्तों कुमार देवी लिच्छवी वंश के राजकुमारी थी, इसलिए समुद्रगुप्त को लिच्छवी दौहित्र भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त को कविराज के नाम से जाना जाता है और ये पराक्रमांक की उपाधि धारण किए थे समुद्रगुप्त। इनके बारे में जानकारी हमें प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से मिलता है, और याद रखिए प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख हरिसेन के द्वारा लिखा गया है। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में अशोक, समुद्रगुप्त और जहांगीर के भी जानकारी मिलती है समुद्रगुप्त के साथ साथ। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में समुद्रगुप्त को धर्म प्रचारक बंधु कहा गया है। समुद्रगुप्त को यूनानी इतिहासकार B.A. स्मिथ ने भारत का नेपोलियन की संज्ञा दी है। भारत में दोस्तों दूसरा केंद्रीय शासक चंद्रगुप्त मौर्य के बाद समुद्रगुप्त को कहा जाता है या माना जाता है, क्योंकि इन्होंने उत्तर भारत के 9 राज्य और दक्षिण भारत के 12 राज्यों को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिए थे। दक्षिण भारत में विजित राज्यों के साथ ये 3 प्रकार की नीतियां अपनाते थे: ग्रहण, मोक्ष और अनुग्रह। ग्रहण में राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लेते थे। वहीं मोक्ष नीति में राज्य जीतने के बाद राज्य को पुनः स्वतंत्र कर देते थे, और अनुग्रह नीति में राज्य को वे स्वतंत्र तो कर देते थे, लेकिन उस राज्य का जो शासन है समुद्रगुप्त के अंडर में ही चलता था। पराजित शासक समुद्रगुप्त के साथ 3 प्रकार की नीतियां अपनाते थे, जिसमें से आत्मनिवेदन, जिसके अनुसार पराजित जो शासक होते थे वे क्षमा मांगते थे
समुद्रगुप्त से। कन्नोपायन, इसमें प्राचीन शासक अपने पुत्री का विवाह का प्रस्ताव रखते थे शासक के सामने। वहीं गुरुत्मंदक, इस नीति में प्राचीन शासक भविष्य में शासन करने की अनुमति समुद्रगुप्त से प्राप्त करते थे। दोस्तों, मेघवर्मन जो कि श्रीलंका के एक बौद्ध शासक थे, इन्होंने बोध गया में एक मठ बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से ये अनुमति मांगी थी। समुद्रगुप्त के उत्तराधिकारी रामगुप्त हुए। दोस्तों, बात करें समुद्रगुप्त के तो दो बेटे हुआ, एक रामगुप्त और दूसरा चंद्रगुप्त द्वितीय। चूंकि रामगुप्त बड़े थे इसलिए इनका उत्तराधिकारी रामगुप्त ही बने। रामगुप्त की पत्नी देवी थी। बाद में देवी ने चंद्रगुप्त के द्वितीय के साथ षड्यंत्र रच करके रामगुप्त की हत्या करवा दिया और देवी चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी बन गई। यह कहानी दोस्तों विशाख दत्त के पुस्तक देवी चंद्रगुप्तम में मिलता है। गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में बात करते हैं। इन्होंने अपनी राजधानी उज्जैन को बनवाया था और उस समय उज्जैन शिक्षा का प्रमुख केंद्र हुआ करता था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक विजेता उपाधि धारण किया क्योंकि इन्होंने शकों को अंत कर दिया था। इन्हीं के समय में फाहियान का भी भारत आगमन हुआ था। फाहियान ने भारत के समाज और धर्म के बारे में जानकारी दी है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने बहुत सारे उपाधियां धारण किए थे, जैसे देवगुप्त, देवराज, देवर्षि, विक्रमांक, परम भागवत, परम उद्धारक, विक्रमादित्य, परम भट्टारक आदि की उपाधियां। इनके दरबार में 9 विद्वान रहते थे जिसे नवरत्न कहा जाता था, जिनमें से प्रमुख विद्वान थे कालिदास जो कि संस्कृत लेखक थे, अमरदास जो कि कवि थे, बराह मिहिर एक खगोल विद्वान, धनवंतरी एक आयुर्वेदाचार्य थे। इनके शासन काल में अर्थात चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में मंदिर बनाने की नागर शैली का विकास हुआ और इस शैली में बहुत सारे मंदिर बनवाए गए, जैसे तिगवा का विष्णु मंदिर, देवगढ़ का दशावतार मंदिर, एरन का विष्णु मंदिर, वहीं भुमरा का शिव मंदिर नागर शैली में बनाए गए। 412 एडी में चंद्रगुप्त द्वितीय की मृत्यु हो जाती है और इसके उत्तराधिकारी कुमारगुप्त को बनाया जाता है। दोस्तों, कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया था। नालंदा विश्वविद्यालय विश्व का पहला विश्वविद्यालय था जो कि हॉस्टल की सुविधा भी देता था। इस विश्वविद्यालय को महायान शाखा का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है। इस विश्वविद्यालय के पहले मंजिल का निर्माण कुमारगुप्त के द्वारा, दूसरे मंजिल का निर्माण हर्षवर्धन के द्वारा और तीसरे मंजिल का निर्माण धर्मपाल के द्वारा करवाया गया था। इस विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी के द्वारा नष्ट कर दिया गया था। दोस्तों, स्कंदगुप्त कुमारगुप्त के पुत्र और उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त हुए। इनके बारे में जानकारी हमें जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है। स्कंदगुप्त ने देवराज की उपाधि धारण किया, शकापान की उपाधि धारण किया क्योंकि यह शकों को हरा दिए थे। इनके शासनकाल में हुनों का आक्रमण भी होने लगा। इनके उत्तराधिकारी भानुगुप्त बने। भानुगुप्त के एरल अभिलेख में
सती प्रथा की जानकारी मिलती है। इस वंश अर्थात गुप्त वंश के अंतिम शासक विष्णुगुप्त हुए। गुप्त साम्राज्य के पतन के कारण क्या क्या थे दोस्तों? तो हुनों का आक्रमण था, कमजोर उत्तराधिकारी, कमजोर अर्थव्यवस्था, सामंतवाद का तो उदय हुआ ही, और इस समय सामंत काफी शक्तिशाली हो गए थे और उन्होंने स्वतंत्र राज्य बनाना भी चालू कर दिया सामंत लोगों ने। इस समय के सामाजिक व्यवस्था की बात करें तो इनका समाज वर्ण व्यवस्था पर आधारित था। और यह वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर बन गया था दोस्तों। मनुस्मृति में ब्राह्मणों के श्रेष्ठता को बताते हुए कहा गया है कि अगर 10 वर्ष का कोई ब्राह्मण है और 100 वर्ष का कोई क्षत्रिय है तो कहीं वह ब्राह्मण भी श्रेष्ठ है। शूद्रों की स्थिति को इस समय अच्छी थी क्योंकि वे सेना में चुने जाते थे। किसान और कारीगर भी बन सकते थे शूद्र लोग। प्रशासनिक व्यवस्था, हालांकि यह तो पद अनुवांशिक होता था शासकों का। प्रशासनिक व्यवस्था साम्राज्य को बहुत सारे भागों में बांट करके किया जाता था, प्रशासन चलाया जाता था। साम्राज्य सबसे ऊपर, जिसके प्रमुख राजा होते थे। भुक्ति, प्रमुख व्यक्ति उपरिक है। विषय, विषयपति। वित्त, वित्तपति। और सबसे निचला ग्राम होते थे जिसके प्रमुख ग्रामिक होते थे दोस्तों। राजा मंत्री परिषद की सहायता से काम करती थी, शासन चलाती थी। सेना के सेनापति को महाबलाधिकृत कहा गया। वहीं न्यायाधीश मंत्री को महादंडनायक होते थे। वहीं संधि विग्रहिका, युद्ध के पश्चात संधि करने वाले मंत्री थे। दंडपाशिक, पुलिस के मुखिया होते थे। महाप्रतिहार, राजमहल सुरक्षा करने वाले मंत्री। विनय स्थिति, शिक्षा मंत्री थे। भंडागाराधिकृत, राजकोष संरक्षक हुआ करते थे दोस्तों। इस काल के न्यायिक व्यवस्था की बात करें तो इसकी न्यायिक व्यवस्था मौर्यों की अपेक्षा अधिक सुव्यवस्थित थी। सर्वोच्च न्याय अधिकारी को महादंडनायक कहा जाता था। और 4 प्रकार के न्यायालय होते थे। राजा का न्यायालय, भुग न्यायालय, श्रेणी न्यायालय और कुल न्यायालय हुआ करते थे। आर्थिक व्यवस्था गुप्त साम्राज्य की दोस्तों, यह काल गन्ना और यह साम्राज्य गन्ना और धान प्रमुख फसल थे इस साम्राज्य का। कालिदास के अनुसार राजा भूमि का स्वामी होता था। मनुस्मृति के अनुसार बताया गया है। कृषि प्रधान साम्राज्य था फाहियान के अनुसार। दोस्तों, इस समय कर का भी सिस्टम विद्वान था। जैसे भट्ट एक प्रकार का व्यापारिक कर, प्रत्यय एक प्रकार का व्यापारिक कर था, भाग कृषि कर, भोग राजा का हिस्सा कृषि के उपज में, उस कर को भोग कहा जाता था। उदक भाग सिंचाई कर। दास प्रथा की बात करें तो इसमें दास प्रथा भी विद्वान थी। नारद स्मृति के अनुसार दासों की 15 श्रेणियां, वहीं मनु स्मृति के अनुसार दासों की 7 श्रेणियां बताई गई है। महिलाओं को स्त्री धन कहा गया है कुछ ग्रंथों में। वहीं महिलाएं जहां रहती है वहां देवता वास करते हैं, यह मनु स्मृति में कहा गया है।
इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस समय महिलाओं की स्थिति अच्छी थी। दोस्तों, इस समय दहेज प्रथा, पर्दा प्रथा, बाल विवाह, है ना, इत्यादि कुरीतियां नहीं थी। बताते चले तो इसमें विधवा पुनर्विवाह का भी अलाउ था और इस समय कोई भी कुप्रथा नहीं थी। जय हिंद, जय भारत।